पार्टी चले जा रही थी। श्वेता मदमस्त होकर नाचे जा रही थी और ओबरॉय माया को एक एक करके अपने होटल के हिस्से दिखा रहा था। लेकिन अब माया के दिमाग में ओबरॉय के बारे में सब कुछ पहले जैसा नहीं था। उसे लग रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है और उसे उसको जानना है। तो माया जी, क्या आपको लगता है कि दुनिया इस तरह से चल सकती है कि हम सिर्फ अच्छी अच्छी चीजों को सुने और सिर्फ उनकी मदद से अपना सारा जीवन जीते रहें? क्या ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान अपने जीवन में जो भी करे वो सब अच्छाई हो और बुराई नाम की कोई चीज ही ना हो? माया ने सटीकता से उसकी बात का जवाब दिया। आमतौर पर ऐसा नहीं होता, लेकिन दुनिया में और भी बहुत सारी चीजें हैं जो पूरी तरह नहीं पाई जा सकती हैं। जैसे कि जब अनंत की बात होती है तो हम में से कोई भी अनंत को नहीं जान सकता, लेकिन हम बहुत ज्यादा को जानते हैं। इसलिए हमारी कोशिश होती है कि हम जितना ज्यादा कर सकें वो उतना अच्छा होगा। इसी तरह की चीजें अच्छाई और बुराई में होती हैं। मूल बात ये नहीं है कि कोई पूरी तरह से अच्छा हो या पूरी तरह से बुरा हो। मूल बात यह है कि कोई क्या होने की कोशिश करता है। अगर कोई अपने जीवन में अच्छा होने की कोशिश करता है और उसके साथ साथ कुछ बुराइयां चली आती हैं, तो हम उसे अच्छा इंसान कहते हैं। उसे अच्छाई की तरफ झुकाव रखने वाला कहते हैं। इसका उल्टा बुराई की तरफ झुकाव रखने वाला बुरा इंसान कहलाता है। इसलिए नहीं कि वो सब कुछ बुरा ही करता है, बल्कि इसलिए कि उसका इरादा बुराई की ओर होता है। वाह वाह वाह, ये तो आपने कमाल की बात कर दी। आप तो अच्छी खासी दार्शनिक हैं। ये बात तो हमें बिल्कुल भी नहीं पता थी। ओबरॉय ने कहा, चलिए अच्छा है, अब पता चल गई। वैसे आपका होटल काफी अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मुझे इस तरह की पार्टियां उतनी ज्यादा पसंद नहीं आती। मैं प्रकृति प्रेमी स्वभाव की हूं और मुझे सुबह सुबह बगीचों में फूल पत्तियों के साथ घूमना इस तरह रात के नाचने गाने से ज्यादा अच्छा लगता है। माया ने कहा, हाँ जी बिल्कुल, आखिर मेरे जैसे व्यापार में रहने वाले को ये बात तो पता होती ही है कि लोगों की रुचियां कितनी अलग अलग होती हैं। लेकिन ध्यान से देख लीजिए, आप ये नहीं कह सकते कि आपकी तरह की रुचि रखने वाले लोगों का यहाँ ध्यान ना रखा जाता हो। हमारे बगीचे में बहुत प्रकार के पेड़ पौधे आपको मिलेंगे और ये अपने आप में एक दुर्लभ तरह का बगीचा है जो आपके सामने ही है। मगर आप चाहें तो उसे अच्छे से देख सकती हैं और आपको पता लगेगा कि उसमें बहुत से ऐसे पौधे भी होंगे जिनके बारे में आपने सुना होगा, लेकिन उन्हें कभी आमने सामने से नहीं देखा होगा। ओबरॉय ने कहा, अगर ऐसा है तो ये खुशी की बात है, क्योंकि मुझे ऐसे माहौल में समय बिताना काफी अच्छा लगता है और मुझे लगता है श्वेता को भी ये अच्छा लगेगा। भले ही फिलहाल वो पार्टी के रंगारंग कार्यक्रम में कुछ ज्यादा ही खो गई है। खैर, उससे हमारी बात कब हो सकती है? माया ने पूछा। मैं कैसे कह सकता हूं कि उनसे बात कब तक हो सकती है? ये तो उन्हीं के हाथों में है। जब वे यहां से फुर्सत हो जाएं, तो मैं आपका संदेश उन्हें पहुंचा सकता हूं। आप चाहें तो अपने कमरे में आराम कर सकती हैं या फिर चाहें तो बाकी जगह घूम सकती हैं। ओबरॉय ने माया से कहा, नहीं, फिलहाल मुझे लगता है कि मुझे अपने कमरे में जाकर ही आराम करना चाहिए। वही बेहतर रहेगा, क्योंकि मैं जिस उद्देश्य को लेकर यहां आई थी उसे श्वेता से बात करके ही पूरा किया जा सकता है। और अगर मुझे यहां आराम करने का ही मौका दिया गया है तो मुझे अपने आप को आराम करने के लिए भी तैयार करना होगा। मुझे बहुत कुछ सोचना होगा और इसके लिए अब मैं अपने कमरे में जाना चाहती हूँ। माया ने कहा, जी बिल्कुल, जैसी आपकी इच्छा, आपको अपने कमरे की तरफ ले चलते हैं। ओबरॉय माया को रास्ता दिखाते हुए बोलता है। इसके बाद ओबरॉय आगे चलते चलते एक बगीचे से गुजरते हुए माया को होटल के कमरे की ओर ले गया। माया ने पिछली बार सपने में देखा था तो ये बड़ा डरावना था, लेकिन माया अब काफी मजबूत हो चुकी थी और वो एक सपने से डरने वाली लड़की नहीं थी।
वो आराम से अपने कमरे में गई। उसने इस बार इतना जरूर किया कि अपने कमरे के बाहर से उसका नंबर नोट कर लिया। ये 335 नंबर का कमरा था और इसके ठीक सामने 465 नंबर का कमरा था। उसने ये सोचकर नंबर याद कर लिया कि अगर वो यहां से बाहर निकले तो उसे जगह को ढूंढने में परेशानी ना हो। आपकी कमरे के बाहर वाली गैलरी में सेवक हमेशा तैयार रहेंगे। आप कभी भी कमरे से घंटी बजा सकती हैं या अपने किसी भी यंत्र से कोई भी इशारा कर सकती हैं। अगर आपके पास मोबाइल है तो, ओबरॉय ने जाते हुए कहा। जी नहीं, मेरे पास मोबाइल नहीं है, क्योंकि मैं पृथ्वी लोक से यहां नहीं आई हूं। मैं शुष्क लोक से यहां आई हूं और वहां पर हम लोगों के लिए इस तरह के यंत्र का उपयोग वर्जित किया गया है। हमें अनुनाद की शक्ति का उपयोग करना होता है, माया ने बताया। बहुत अच्छी बात है। मुझे आपको ये बताने में अफसोस होगा कि अनुनाद की शक्ति तो यहाँ पर शायद ही काम करेगी, लेकिन हाँ, आपके कमरे के बाहर घंटी जरूर लगी हुई है। आप जब चाहें कमरे पर बिस्तर के पास से या कहीं से भी कोई भी नंबर डायल करके सेवकों को अपने पास तुरंत बुला सकती हैं। जी हाँ, इतना काफी रहेगा। अब मैं थोड़ा आराम करना चाहूंगी। बिल्कुल, जैसा आप चाहें। तो फिर मैं चलता हूं। और हाँ, जाते जाते कहना चाहूंगा कि आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। आपका हमारे होटल में आना हमारे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है, ओबरॉय ने मुस्कुराते हुए कहा। जी हाँ, आप ये पहले ही कह चुके हैं और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे आने से आपको खुशी हुई। मुझे भी आपका होटल काफी अच्छा लगा। धन्यवाद, माया ने जवाब दिया। इसी के साथ माया ने दरवाजे को बंद कर दिया और ओबरॉय अपने रास्ते निकल गया। उसके बाद माया अंदर आकर सारे कमरे को अच्छी तरह से जांचने में लग गई। उसे इस बात का काफी अंदेशा हो रहा था कि यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है और वो इस गड़बड़ को समझना चाहती थी। श्वेता से बात करने का मौका उसे अभी तक नहीं मिल पाया था और उसे लग रहा था कि श्वेता ने शायद काफी पी ली है, इसलिए वो जाकर अपने कमरे में ढेर हो जाएगी। जब तक वो मिलती नहीं है तब तक माया को खुद ही अंदाजा लगाना था कि मामला क्या है। उसे समझ नहीं आया था कि अजीबोगरीब होटल और यहाँ के अजीब लोगों के साथ क्या चल रहा है। उसने अपनी साधना की शक्ति का प्रयोग करने का इरादा किया। वो कमरे में साधना की मुद्रा में बैठ गई और उसने अपने साधना के स्तर को एक के बाद एक ऊपर ले जाना शुरू कर दिया। आधार पर से ऊपर उठते ही उसे इस बात का एहसास होने लगा कि उसके आसपास की ऊर्जा पूर्ण रूप से स्वस्थ ऊर्जा नहीं है। जो चीजें जितनी मनोरम लग रही थीं, उतनी नहीं थी। इसके नीचे, जमीन के नीचे या आसमान की ओर कहीं कुछ ना कुछ ऐसा है जो योग ऊर्जा से बना हुआ नहीं है और जिसमें कोई ना कोई संदेहास्पद चीज है। माया ने सोचा। ऊर्जा के स्तर को थोड़ा और बढ़ाने के बाद माया देख पा रही थी कि वे लोग जो यहाँ पर बेहद खुश नजर आ रहे थे, उसमें से कुछ अंदर ही अंदर बहुत दुखी थे और उनके दुख का असर आसपास के माहौल पर पड़ रहा था। लेकिन किसी शक्ति ने उनकी मजबूरी का भाव छिपा रखा था। वो कोई ऐसी शक्ति थी जिसने यहाँ के आसपास की हर बदसूरत चीज को दबा दिया था और उसके ऊपर खूबसूरती का एक नकली आवरण चढ़ा दिया था। इतना जानने के बाद माया का ख्याल एकदम साफ हो गया था कि ये कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां महादेवी उसे भेजे। उसके साथ कोई ना कोई धोखा हुआ है। या तो श्वेता ने खुद उसके साथ धोखा किया है या फिर श्वेता खुद किसी धोखे का शिकार हुई है। लेकिन श्वेता के मामले में बात क्या है, वो अभी मूल मुद्दा नहीं था। मूल मुद्दा ये था कि वो कितनी देर से यहां पर है। क्या उसका सपना सच था? क्या वो किसी खतरे में है? और इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए माया ने अपनी साधना के स्तर को और भी ऊपर उठाया। वो उसे जल्द ही इतना ऊपर उठा ले गई कि जिस चीज की संभावना उसे खुद भी नहीं लग रही थी, वो उसने जल्द ही संभाल ली थी। माया ने अनुनाद से संपर्क करने में सफलता पा ली थी। वो अनुनाद के तार छेड़ पा रही थी। ये बात साफ थी
कि अगर ओबरॉय ने कहा था कि यहां अनुनाद की शक्ति काम नहीं करती, तो इसके पीछे कोई सच नहीं था, बल्कि उसकी इच्छा थी। वो नहीं चाहता था कि माया अनुनाद की शक्ति का उपयोग कर सके, और जिस भी शक्ति का यहां चारों तरफ असर था, उसने कोई ऐसा जाल फैला रखा था जिससे अनुनाद की शक्ति बहुत कम ही पहुंच पा रही थी। लेकिन माया की शक्ति का इस तरह स्तर ऊपर हो चुका था कि वो उसे रोकने वाली शक्ति के असर को भी दरकिनार करके अनुनाद की तरंगों को पकड़ पा रही थी। माया ने अनुनाद में अपना संदेश भेजा, और कुछ ही देर में दूर बैठी महादेवी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। महादेवी को माया का संदेश मिल चुका था। कोई और स्थिति होती तो शायद महादेवी को इस बात पर नाराजगी होती कि माया उसे बताए बिना कहीं कैसे चली गई, लेकिन फिलहाल महादेवी के चेहरे पर खुशी भी थी और गर्व भी। आखिर माया ने एक बहुत मुश्किल काम करके दिखाया था, क्योंकि उसने अपनी साधना में मन अच्छी तरह लगाया था। महादेवी की शिक्षा काम आई थी। महादेवी ने अनुनाद के माध्यम से माया से कहा, शाबाश माया, तुमने एक बहुत अच्छा काम किया है। हम लोग यहां तुम्हें खोजने में बहुत परेशान हो रहे थे। कार्तिक भी बहुत परेशान था। बस मुझे पूरी तरह भरोसा था कि तुम्हारी साधना की शक्तियां इतनी मजबूत हो चुकी हैं कि अब कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, हम बहुत जल्द ही तुम्हें लेने आ रहे हैं। महादेवी की बात सुनकर माया के चेहरे पर सुकून आ गया। उसे अब पता था कि जो भी उसके आसपास हो रहा है और उसमें जो भी कुछ गड़बड़ है, उस सब से महादेवी उसे जल्द ही निकाल लेगी। उसे इस बात की भी खुशी थी कि अब वो भी शक्ति के उस स्तर पर थी जहां उसे आसानी से कहीं फंसाया नहीं जा सकता था। अब माया की साधना की शक्ति किसी एक चीज से टकरा रही थी। उसने उस चीज को देखने की कोशिश की। ये चेहरा, ये ओबरॉय का चेहरा था, लेकिन उस पर उस तरह के सभ्य और शालीन भाव बिल्कुल नहीं थे जैसे उसने अभी कुछ देर पहले देखे थे। अनुनाद में दखल डालता ये चेहरा क्रूर और डरावना था। मैं आ गया हूं माया, मैं हूं राहुकाल, और अब मेरे आने के साथ ही ये दुनिया हमेशा के लिए बदल जाएगी। कहते हुए अनुनाद के अंदर ही उपस्थित महादेवी पर राहुकाल ने एक तीखी नजर डाली। महादेवी को कलयुग के आने का समय याद आ गया। आखिर राहुकाल उसी का तो एक रूप था। महादेवी के व्यक्तित्व में नागमणि की शक्ति की चमक आ गई, और इसे देखकर राहुकाल 2 क्षण के लिए चकित हो गया और फिर बोला, पिछली बार की तरह इस बार भी तुम्हारे पास ये शक्ति है, लेकिन पिछली बार की तरह तुम फिर हार जाओगी। इस बार नहीं। महादेवी ने कहा, इस बार मेरे पास नरसिंह का अवतार भी है। वहीं अनुनाद में पहली बार माया ने इतने लंबे समय बाद कार्तिक को देखा। क्या हो सकेगा इनका मिलन और राहुकाल की हार? जानने के लिए सुनते रहिए कैप्टन कार्तिक की कहानी का अगला हिस्सा।